दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन नहीं बन रही है। लेकिन हर व्यक्ति ये मान रहा है, समाचार ये आ रहे हैं, आईसीएमआर ने भी ये माना है कि कोविड के बचाव में कोई मेडिसिन अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तो वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ। और HCQ की अचानक डिमांड बढ़ी, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड आने लगी और भारत चूंकि सबसे बड़ा निर्माता है HCQ का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अगर आप इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो HCQ की सप्लाई कीजिए। सो आज हम बहुत लकी हैं कि HCQ की वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा बनाने वाली जो कंपनी है वो है इप्का लैबोरेटरीज, एक इंडियन कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। 20,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी नेटवर्थ है, 100 से ज्यादा देशों में जिसकी मेडिसिन जाती हैं, 450 से ज्यादा जिनके साइंटिस्ट हैं और इंडिया की जो टॉप 10 एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनी है उनमें से वो एक है। सो इप्का लैबोरेटरीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर PC गोदा सर आज हमारे मेहमान हैं। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीए किया और ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप मेरा सीए का कोर्स कंप्लीट हो गया था, जो मेरे रिजल्ट फाइनल आए थे जनवरी 71 में और मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ 30 अप्रैल को और 1 मई से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 5 साल प्रैक्टिस करी और उस प्रैक्टिस के दौरान मेरे एक क्लाइंट थे मिस्टर अमिताभ बच्चन। अच्छा, वाह। और उनके लिए मैंने उन्होंने कंपनी बनाई, पार्टनरशिप डीड बनाया, उनके लिए मैंने अकाउंट्स लिखे, उनके लिए मैंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा, ऐसे मैं उनसे 1973 में जुड़ा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और उसी दौरान फिर उससे अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई जब उनकी 2 पिक्चरें अंडर प्रोडक्शन थी, एक अभिमान और दूसरी जो सबको मालूम है प्रकाश मेहरा की दीवार, जंजीर। जंजीर। यस यस यस। हमारी जो कंडीशन होगी कि अपन 50-50 रहेंगे, 25-25 हम वर्किंग पार्टनर और 50% बच्चन फैमिली विल बी द इन्वेस्टिंग पार्टनर। बच्चन साहब का जो टफ टाइम था सर, स्पेशली तो उस समय आपने उनको नजदीक से देखा होगा। सो वो क्या टाइम था और ऐसी क्या आपको खास बात लगी बच्चन जी में जो दोबारा से उभर के आए? मैं जब पहली बार उनसे मिला तब तो उनको सिर्फ ये दिन नक्की करना पड़ता था कि कौन से दिन शूटिंग पे जाना है, बाकी तो वो दिन भर घर में बैठे रहते थे। भाई लोग आपस में गप्पे मारते थे क्योंकि काम तो ऐसा था नहीं। और जब प्रोड्यूसर को पैसे का जुगाड़ होता था तब बुला लेते थे, भाई ये शूटिंग करो। सर, आपकी एक विशेषता ये है कि क्योंकि मैंने थोड़ा होमवर्क किया सर आपको बुलाने से पहले, कि आपके साथ में जो लोग जुड़े हैं, स्पेशली जो आपके एसोसिएट हैं, कर्मचारी हैं आपके साथ में, जो 20-20, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, न केवल मात्र वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं अपितु उनकी जो अगली पीढ़ी आई है तो वो भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। और जनरली आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरियां तुरंत बदल देते हैं, थोड़ा सा भी ऑफर आता है तो वो स्विच कर जाते हैं। सो ऐसी क्या चीज है कि इतना लंबे समय तक लोग आपके साथ में टिके रहते हैं, आपके साथ काम करना पसंद करते हैं? मेरे में शुरू से एक हैबिट रही है, या ये बोलिए मेरा माइंड ऐसा रहा है कि जो कंपनी के लिए काम करता है वो पहले सोच समझ के आता है कि मैं इस कंपनी से जुड़ रहा हूँ। वो भी तो पूरा होमवर्क करके आता है और हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी हम होमवर्क करते हैं अपना कि इसकी जो पढ़ाई लिखाई है और जो उसका एक्सपीरियंस है वो हमारे काम के लायक है। तो हम उसमें विश्वास करते हैं कि वो अपना काम दिल लगा के करेगा, क्योंकि वो भी तो आया है अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो जब एक काम करने वाला अपनी प्रोग्रेस के लिए आता है तो कंपनी की प्रोग्रेस होती ही है।
सो मैं उनको पूरा एम्पावरमेंट देता हूँ कि भैया जो ये तुम्हारा काम है और तुम इसको दिल से दिमाग से करोगे। ये डर तुमको नहीं रहना चाहिए कि मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगा। आपके उतार चढ़ाव आएंगे, वो हमें मालूम है, लेकिन दिल से काम करोगे तो हमको महसूस होगा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और उस चक्कर में सब जो मेरे पास में काम करते हैं, जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उन्हें छोड़ना पड़े, वो काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जैन, मेरी कंपनी से 40 साल से जुड़े हुए हैं। वाह। और ऐसे कई लोग हैं जो वर्कर तो रिटायर होते ही हैं, लेकिन ऐसे कई स्टाफ है जिनमें क्लेरिकल स्टाफ से लेकर के प्रेसिडेंट तक कई वर्षों तक जुड़े रहे हैं और रिटायर होने के बाद भी जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कई हैं। तो ऐसा ये बोल सकता हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ ऐसी शक्ति दी है जिससे आदमी मेरे साथ से जुड़े रहते हैं, और मैं उनकी छोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, कभी ध्यान नहीं देता हूँ। एज लॉन्ग एज वो आदमी कंपनी के लिए अच्छा है। मेरे लिए अच्छा हो नहीं हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर, इप्का बड़ा नाम है आजकल और ज्यादा चर्चा में है, और इप्का के जो शेयर ने उछाल मारी है वो अद्भुत है। पूरी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो उतना अच्छा नहीं कर पाई कई सालों से, थोड़ा बहुत मेरा भी इंटरेस्ट रहता है। सो इप्का के शेयर होल्डर से आपका क्या संदेश है? क्योंकि जनरली आप मीटिंग्स में, कंपनी मीटिंग्स में नहीं आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत कम दिखते हैं, सो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। मैं कभी शेयर्स के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि कंपनी कैसा काम कर रही है और कंपनी की प्रोग्रेस आगे क्या हो सकती है, कीपिंग इन माइंड इंडिया फार्मास्यूटिकल। सो द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मा इज वेरी गुड, इट वाज गुड एंड इट इज फ्यूचर इज आल्सो वेरी गुड। और अभी जो परिस्थितियां बदल रही है, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये पूरा यूरोप जो डिपेंड करेगा अपने देश पे, तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल व्यापार कितना अच्छा व्यापार है और इसमें जो लगे हुए हैं वो बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, रोज इसमें बदलाव नहीं आता है। तो उस हिसाब से हमारी कंपनी अभी तक अच्छा काम कर रही है और अच्छा करती रहेगी। अब उसका रिजल्ट शेयर मार्केट वाले कैसे देखते हैं वो उनकी जानकारी में रहता है। मैं कभी भी न कभी किसी को राय देता हूँ खरीदने की, न कभी किसी को राय देता हूँ बेचने की। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था और आप उससे कैसे उभरे? सेटबैक ऐसे देखेंगे तो मेरी अर्ली एज पे बीमारी आई थी, लेकिन मैंने उसे एज ए चैलेंज लिया और उसको कभी सेटबैक नहीं समझा। सो एक तो था बीमारी, और दूसरा था जब जो बड़ा झटका लगा जब बच्चन साहब ने ये निर्णय किया कि मुझे अभी ये कंपनी बेचनी है। जब उनके व्यापार में, जो सभी को मालूम है, वो एक अलग व्यापार करते थे, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड करके, एबीसीएल। हाँ, एबीसीएल के नाम से जानी जाती है। वो जब कंपनी फेल हो गई तो उस वक्त उन्होंने ये निर्णय किया, जो भी उनके पास में एसेट्स थी सब बेचनी पड़ी। तो ये भी एक लिक्विड एसेट थी उस वक्त, क्योंकि ये कोटेड कंपनी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बेच के मैं अपना जो भी कर्जा है वो चुकाना चाहता हूँ। तो वो हमारा सबसे बड़ा एक झटका था उस वक्त। हमने उस वक्त उनसे फिर बात करी, भाई आप कुछ और सोचिए कि जिससे इसको बेचना नहीं पड़े, या कुछ बेच दें और कुछ अपने पास में रखें। लेकिन वो निर्णय ले चुके थे, भाई हमको तो हमारे शेयर बेचने हैं। तो क्योंकि उनको जरूरत उस पैसे की बहुत ज्यादा थी उस वक्त, तो फिर हमने उनको प्रपोजल रखा कि अगर मैं इसका कुछ रास्ता निकाल सकता हूँ तो हम हमारा शेयर नहीं बेचेंगे, सिर्फ आप अपना शेयर बेच के निकल जाइए। और तब फिर हमने इसको अपने दोस्तों से राय करी, भाई किस तरह से कंपनी को बचा सकते हैं, तो वो शेयर अपने बेच के उनको पैसा भी मिल जाए और कंपनी ऐसे ही चलती रहे। तो वो एक हमारा एक बहुत बड़ा संकट का समय था, और भगवान की दया से हम उस संकट से उभर पाए। और कुछ शेयर हमने खरीदे और कुछ शेयर हम दोनों पार्टनर ने, जो रिमेनिंग पार्टनर थे, खरीदे, और कुछ शेयर बाजार में बिक गए।
और उसके 10 साल बाद में फिर ऐसा ही आया कि जो दूसरे पार्टनर थे वो 70 साल के हो चुके थे। बोले भाई मुझे भी बिजनेस से रिटायर होना, थोड़ा आराम करना है। तो वो उतना बड़ा झटका नहीं था, लेकिन वो भी एक संकट का समय था, क्योंकि उस वक्त तक शेयर के भाव बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उस संकट से भी हम उबर पाए। सो पर्सनल लाइफ में थोड़ी बीमारी और बिजनेस लाइफ में बाकी कोई ऐसा संकट नहीं आया जहां हम घबरा जाएं। बच्चन जी की कितने % शेयर होल्डिंग रही थी सर? हाँ, उस वक्त वो बिफोर पब्लिक इट वाज 50%। अच्छा, वाह, वंडरफुल। हाँ, और पब्लिक आ जाने के बाद में उनका 36% था और हम दोनों पार्टनर्स का 36% था। दैट्स ग्रेट सर। आज आप सफल उद्योगपति हैं सर, एक रोल मॉडल हैं, युवाओं के लिए भी हैं और पूरी इंडस्ट्री के लिए हैं, फार्मा के लिए हैं स्पेशली। सो आपकी लाइफ का कोई रिग्रेट सर, जो आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पाए अब तक? रिग्रेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मन में रहता है कि जो समय मुझे को परिवार को देना था उतना समय अभी मैं फील करता हूं कि नहीं दे सका, क्योंकि बिजनेस में ही मैं काफी व्यस्त रहा, मुझे काफी आनंद आता था और उस चक्कर में मैं अपने परिवार को कम समय दे पाता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं कि ये ऐसा होता तो वैसा होता। दैट्स ग्रेट सर। हमारा एक सेगमेंट रहता है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी और इतनी इंस्पायरिंग है कि आप बिल्कुल, जो लोग आपके नजदीक में रहते हैं, मैं भी जब जब आपके संपर्क में आया तो आप ऐसा महसूस नहीं होने देते कि हम इतने बड़े उद्योगपति के साथ में हैं। सो आपने जिंदगी को बहुत जिंदा दिली से जिया है। तो कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? मैंने कभी अपने आप को नहीं इतना बड़ा उद्योगपति समझा है और मेरे मन में कभी ऐसा आता ही नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या बड़ा उद्योगपति हूँ। मैं रूटीन काम करता हूँ, अपने रूटीन से आता हूँ, रूटीन से जाता हूँ। मेरा ऐसा कोई ज्यादा दूसरी तरफ दिमाग ही नहीं जाता है। फार्मास्यूटिकल के अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट भी नहीं करता, जमीन नहीं खरीदता, फ्लैट नहीं खरीदता, तो मेरा कहीं पे कुछ दूसरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा आनंद है बस मेरा घर और मेरा फार्मा कंपनी। राइट, काम में एंजॉय करते हैं सर? बिल्कुल, पूरा पूरा एंजॉयमेंट, मजा लेता हूँ काम का। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर, बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन लिखे हैं, सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन सभी तो हम नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी इजाजत है तो कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे सर। बिल्कुल लीजिए जी। थैंक यू सो मच सर। दास जी का प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी तो केमिकल है, इसलिए ये हमें फायदा नहीं नुकसान करेंगे, कृपया सही जानकारी दें। ये कुछ भ्रम फैलाया गया सारी दुनिया में कि केमिकल्स नुकसान करते हैं। हर वैसे तो केमिकल क्या, आपने जो जिसको आज आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि ये इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर अपन खाना भी थोड़ा ज्यादा खा लिया तो उसका साइड इफेक्ट होता है। फूड पॉइजनिंग भी होता है, फूड भी पॉइजन कर देता है। ज्यादा पानी पियेंगे उसका भी साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट तो हर चीज के मिलेंगे। केमिकल्स के बारे में कुछ ज्यादा ही बातचीत होती है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट कैंसर तक होते हैं, इसलिए इसका बहुत ज्यादा बातचीत होती है। लेकिन जो दवाइयां बाजार में बिकती हैं उनमें साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होते हैं, लेकिन उसके जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए दवाइयां बिकती है। और उसी प्रिंसिपल पे जो जिसको अपन न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं या फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, उनमें विटामिन वगैरह जो भी यूज होते हैं या प्रोटीन यूज होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, लेकिन उसका बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में यूज होते हैं और उसके इफेक्ट ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे हम प्योर दवाई जब लेते हैं तब दिखते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। आप की कंपनी फार्मास्यूटिकल के साथ में न्यूट्रास्यूटिकल में भी आई, तो हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन है कि आपका उसको लेके क्या विजन है कि आप न्यूट्रास्यूटिकल में भी आए?
ऐसा है कि दवाइयाँ जो है, फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है वो है क्योर, मैनेजमेंट है दवाइयों का, बीमारी का, तो वो क्योर की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देता है। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स बोलिए या न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, इज प्रिवेंटिव। ओके। और आज की तारीख में जो व्यापार बढ़ रहा है, फार्मास्यूटिकल से भी ज्यादा जो प्रोग्रेस है वो है प्रिवेंटिव की, और बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो बीमारी होगी नहीं, और होगी तो फिर फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। तो उस लिहाज से हमने सोचा कि जो आज जो फ्यूचर है वो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, और इसीलिए हमने इस तरफ ध्यान दिया। अगर सभी लोग हेल्थ सप्लीमेंट लेने लग गए सर, तो फिर दवाइयां बिकनी बंद हो जाएंगी, कंपनी घाटे में तो नहीं चली जाएगी? हम बोलते हैं डायबिटीज होनी नहीं चाहिए, और होगी तो हमारी दवाइयां हाजिर है। घाटे में तो इसलिए नहीं जाएगी कि एक बीमारी से बचे रहोगे दूसरी हो जाएगी, दूसरी से बचे रहोगे तीसरी हो जाएगी। बीमारी से आज तक कोई बचा नहीं रहा है। ये युगों युगों से चलती आ रही है। पहले बीमारी से लोग जल्दी मर जाते थे, आजकल दवाई की वजह से उम्र बढ़ गई है। इसकी वजह आपको एक दवाई एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी आज की जो एवरेज एज है वो इम्प्रूव होती जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, एटलीस्ट मेरे जीवन काल में, या मैं बोलूंगा मेरे बच्चों के जीवन काल में, जहां पे दवाइयों की खपत कम होगी। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है धनेश्वर प्रधान का। बड़े बड़े बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक नया व्यापार है भारत के लिए। आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं सर, तो आपका क्या मानना है, डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य है? मेरे से कोई भी बिजनेस की राय लेने को आता है, जब बिजनेस चलाता है कोई छोटा सा या बड़ा, तो मैं दो क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ हमेशा। एक तो भाई, ये जो बिजनेस आप चला रहे हैं ये आप ही जिम्मेदार हैं इसके, या आपके भाई बंद भी साथ में आए? तो बहुत से तो ज्वाइंट फैमिली होता है जिसमें भाई या चाचा वगैरह काम करते हैं, तो बोले इसमें ये ध्यान देते हैं, मार्केटिंग में मैं ध्यान देता हूँ, फाइनेंस में वो ध्यान देते हैं। मैंने कहा जिम्मेदारी किसकी है? जिसको मैं बोलता हूँ ये धंधे का बाप कौन है? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन रहता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये व्यापार कोई भी है वो सक्सेसफुल नहीं होगा जब अंकल्स, मामा बोल दीजिए या चाचा बोल दीजिए, अगर उनकी राय से आप काम करेंगे तो व्यापार में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। व्यापार जो है अगर सक्सेस करने के लिए एक आदमी जिम्मेदार होना चाहिए, निर्णय उसी का होगा, अच्छाई भी उसी की होगी और बुराई भी उसी की होगी, सक्सेस भी उसी की और फेलियर भी उसी का। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया मुझे इसका बाप कौन है उसका नाम बताओ, तो मैं आपको राय दे सकता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग राय से धंधा करेंगे, उसकी सक्सेस की तो गारंटी वो ले लेंगे और फेलियर किसी और की तरफ एरो करेंगे, और ये जिंदगी भर चलता रहता है। और इसीलिए फैमिलीज में झगड़े होते हैं पार्टनर्स के झगड़े होते हैं, और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिससे ये जॉइंट फैमिली बिजनेस आगे नहीं चल पाता है लंबा, और पार्टनर्स भी बहुत लंबे नहीं चल पाते हैं क्योंकि एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। सो ये मेरा पहला प्रश्न रहता है। और दूसरा रहता है जो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी बिजनेस चालू करो उसमें विश्वास रखो कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा ही, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप पानी बेचें, तो चाहे आप दवाई बेचें, चाहे आप लोहे का काम करें, चाहे आप सीमेंट का काम करें, आपका अगर उद्देश्य ये है कि मैं इसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा अपना एग्जाम्पल है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी कंट्री से अनिल अग्रवाल, जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया स्क्रैप का, स्क्रैप खरीदते थे, और आज मेटल के सबसे बड़े उद्योगपति दुनिया के वो हैं वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल। सो ये एक जीता जागता सबूत है कि आप किसी भी धंधे में अगर विश्वास से काम करें तो आपकी जीत होती ही है, कोई सा भी धंधा हो। जहां तक डायरेक्ट सेलिंग का सवाल है, इसमें पहला जो मेरा फॉर्मूला है वो बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत है वो होती है बाप, मैं खुद ही कर रहा हूँ, ये मैं किसी और से नहीं करवा रहा। जो शुरुआत है कि इसका जो भी सफलता मिलेगी, चाहे मैं 1 पीस बेचूं या 10 बेचूं, ये मेरे कर्म की वजह से बिक रहा है।
तो मैं ही इसकी शुरुआत में 100% जिम्मेदार हूँ। और इस धंधे का जो मैंने सबसे बड़ा रूप देख पाया हूँ वो ये है कि जब आप अपनी डाउन लाइन तैयार करते हैं, आप भी उनमें से शायद एक हैं, कि आपकी डाउन लाइन में आपको न अपने बेटे मालूम है, न अपने पोते मालूम हैं, उनके बेटे बेटी और उनके पोते पोती भी मालूम नहीं है। यही एक ऐसा व्यापार है जिसमें बिना जानकारी के आपको सफलता मिलती जाती है। आप उस काम आदमी की करने वाले लोग शक्ल मिलते जाते हैं आगे से आगे। जी, तो ये व्यापार करने वाला जो मेहनत करता है, जो दिल लगा के काम करेगा, जो मेहनत से काम करेगा, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। सफलता का मतलब हमेशा बहुत बड़ा पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। सफलता का मतलब है जो मैं कर रहा हूं उसका मुझे मजा आ रहा है और मेरा जीवन सुखी है। अब सुख की डेफिनेशन सबकी अलग है। मेरी डेफिनेशन ये है कि मैं जो कमा रहा हूं, मेरी कमाई जितनी है उससे मेरा खर्चा कम होना चाहिए। मैं अपनी सीमा में रहूं। सीमाएं बढ़ती जाती हैं, मैं फिर भी अपनी सीमा में रहूं, ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार भी बोल सकते हैं, ये व्यापार है कि इसमें हार्ड वर्क करने वाला कभी भी फेल नहीं होगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग सर। मोहम्मद इरफान का प्रश्न है, सोनभद्र से है ये, यूथ को हमेशा एक्टिव व यंग रहने के लिए क्या करना चाहिए? अपने काम से खुश रहो, एंजॉय करो कि जो मैंने किया आज, जो भी मुझे सफलता मिली है उसका वाह, मजा आ गया। और भगवान को धन्यवाद दो कि आज मेरे को जो सफलता दी है उसका सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ। सफलता और असफलता का श्रेय जो भी है वो भगवान के नाम रखो, अपने नाम नहीं रखो, और मजे से जियो। जवानी चलती रहे। थैंक यू सो मच सर। दिवाकर कुमार का प्रश्न है, फूड सप्लीमेंट्स रेगुलर लेने से सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब से मैं फूड सप्लीमेंट के बारे में जानकारी मेरी बढ़ी है, मैं रेगुलर ले रहा हूं। पिछले मोर देन 10 इयर्स मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं। और दूसरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी शक्ल देख के और मेरा कार्यशैली देख करके आप नहीं बता सकते कि मेरी उम्र क्या है। सही कह रहे हैं सर आप, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। मींस पॉजिटिव इफेक्ट है और आप उसके रोल मॉडल हैं सर हम सब के लिए। पॉजिटिव है ही, क्योंकि जो भी आज का खान पान है वो हमें जो शरीर की जरूरत है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वो पूरा नहीं है होता है। चाहे हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, कमी रहती है। और इस कमी की जानकारी साइंस के द्वारा बढ़ी है कि ये नई नई खोजें हुई है और उससे पता लगा है कि हमारे शरीर में ये कमी रहती है। तो कमी को पूर्ति करने के लिए जो हम लेते हैं, जिनको हम सप्लीमेंट बोलते हैं, उससे थोड़ी कमी जो भी रह गई है वो पूरी होती जाती है। दैट्स ग्रेट सर। हम ज्यादा एक अलग हिसाब है, हर बॉडी का अलग हिसाब है। थैंक यू सर। गोविंद सिंह जी का प्रश्न है, दुनिया में कौन कौन सी बीमारी हैं जिनकी अब तक वैक्सीन नहीं बनी है? ये कोविड-19 से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं। बहुत कम बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन बनती है या जिनकी वैक्सीन की जरूरत है, बहुत ही कम। जैसे पोलियो है, ऐसी बहुत कम बीमारियां हैं। ये जो बीमारी है कोविड, ये एक तरह का फ्लू है, और फ्लू के कई फ्लू आए हैं पास्ट में भी, और फ्लू से ही बहुत डेथ हुई है वर्ल्ड के अंदर। 1918 में जब बोला जाता है कि करोड़ों लोग मरे थे, वो भी फ्लू से ही मरे थे। अभी तो करोड़ों पे पहुंचे नहीं है, लाखों पे भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कोई भी फ्लू की वैक्सीन गारंटी नहीं देगी कि इससे कोई भी फ्लू नहीं होगा, अभी तक की जो जानकारी है साइंस की। तो ऐसे कई हैं बीमारियां, जैसे आज तक टीबी का कोई वैक्सीन नहीं बना है। मैं जब से मलेरिया के बारे में जानता हूँ, पिछले 40 साल 45 साल से बात करता सुनता आ रहा हूँ कि वैक्सीन बनेगी। आज तक वैक्सीन नहीं बनी है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो ये वैक्सीन का जो हवा है, ये बहुत बड़ा हवा है, पता नहीं बनेगी भी या नहीं भी बनेगी। और जो बनेगी वो रियल में काम करेगी कि नहीं करेगी, और इसके बारे में आज की तारीख में सोचना और इसके बारे में फेथ उठा लेना कि हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं।
क्योंकि इसीलिए रोज टीवी वाले दिखाते हैं ये आ जाएगी, ऐसा वैक्सीन कोई भी चीज बाजार में आएगी उसका अच्छा ही बुराई तो जब यूज करने के बाद पता लगेगा कि ये ठीक है, रियल में ठीक है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो बंद करनी पड़ती है कई वैक्सीन। और जो जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं आई है सर, लोगों ने अवेयर रह के थोड़ा रहना स्टार्ट किया उसके बारे में, तो वो कंट्रोल्ड हैं आई थिंक। नहीं, वैक्सीन ऐसा कुछ है नहीं, जो भी जानकारी की जितनी साइंस वालों को या डॉक्टरों को जानकारी है, इसी हिसाब से आज की तारीख में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें से एक ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी है और ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं। अलग अलग देश में अलग अलग देश के डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं कि ये पक्का इलाज है। राइट सर, दैट्स ग्रेट सर। मोहम्मद इरफान अंसारी पूछ रहे हैं, सर एक स्टार्टअप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अपनी स्टार्टअप जल्दी ग्रो कर सके? स्टार्टअप का सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो हम देख पाते हैं जिनका नाम चलता है वो हजारों लाखों में से एक होते हैं। ये फेलियर की नंबर्स काफी हाई होते हैं और वो फेलियर गिनाए नहीं जाते हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि स्टार्टअप आदमी छोटे से छोटा करे और इस हिसाब से करे जिससे वो वॉश आउट नहीं होवे। बहुत ही छोटे रूप में करना चाहिए और फिर उसको बड़ा रूप देवे बेस्ड ऑन हिज ओन सक्सेस स्टोरी। अगर बड़े रूप से स्टार्ट करना चाहता है तो वो तो बहुत ही हाई रिस्क है। इवन आई विल कॉल इट 0.001% भी सक्सेस होना बहुत डिफिकल्ट है। सो 1% भी बहुत दूर की बात होती है। तो ये यंग लोगों को इतना इजी नहीं सोचना चाहिए कि स्टार्टअप में हम इतना इजी सक्सेस होंगे, लेकिन छोटे रूप में आप शुरू करेंगे, जो आपका मन बोलेगा और अपना रिस्क ध्यान में रखेंगे तो सफलता मिलेगी। जिस प्रकार आपने शुरुआत की कि पहले तो घर खर्चा जरूर मिले, साथ में बिजनेस हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो वो एक सोच होनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, और नहीं तो घर फूंक के तमाशा देख करके कब तक देखेंगे, फूंकने की भी एक लिमिट है। राइट, दैट्स ग्रेट सर। राम किशोर गहलोत का प्रश्न है, गोदा सर नमस्कार सर, आपको कब महसूस हुआ कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है और यह विचार आपको कैसे आया? ये विचार जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज के बारे में जाना है और जब उसके डिस्कशन हुए और मैंने एक किताब पढ़ी कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और जब उस किताब के बारे में मैं पूरी जानकारी समझा कि भाई ये शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो जो ही मेरे को समझ आई मैंने शुरू कर दिए सप्लीमेंट, और मैं अपने ही कंपनी के बनाए हुए सप्लीमेंट यूज करता हूँ आज भी। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। एक चैनल है सक्सेस टीम, इनका प्रश्न है, आपका एक ब्रांड है MLM कंपनी में जिसे इफ्का लिखा नहीं है, पर क्या वो आपकी कंपनी है वेलनेस की? मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, जैसे और भी शेयर होल्डर हैं। कई अच्छी अच्छी कंपनियां उसके शेयर होल्डर हैं, मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं मेजोरिटी शेयर होल्डर को के तरीके से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसकी पूरी जानकारी रहती है कि व्यापार किस तरह से हो रहा है। बस मेरे इतना इंटरेस्ट है। दैट्स गुड सर। LK चौधरी जी का प्रश्न है, ये न्यूट्रीचार्ज जो आपने बोला उससे रिलेटेड है, इफ्का क्या न्यूट्रीचार्ज को सपोर्ट करती है? अगर हाँ तो कैसे? क्या चीज रिपीट करिए? क्या इफ्का न्यूट्रीचार्ज को सपोर्ट करती है? प्रमोट? हाँ, सपोर्ट। हम इसको न्यूट्रीचार्ज इफ्का का सिर्फ दवाइयों का धंधा है, सप्लीमेंट का धंधा नहीं है। सिर्फ दवाई के बारे में बात करती है। राइट। आप चूंकि वो जो न्यूट्रीचार्ज बनाने वाली कंपनी है तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप पर्सनली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूँ, और इफ्का का सपोर्ट जहां तक है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रहता है। राइट। और जब कभी दूसरी सहायता चाहिए, सप्लाई चेन, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट में हम सहायता करते हैं एज ए कंपनी। दैट्स ग्रेट सर। इफ्का की मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन उपलब्ध हैं, एक व्यूअर का क्वेश्चन है। इफ्का जो जानी जाती है अभी तक, जो करीब करीब सब डॉक्टरों को मालूम है, वो है मलेरिया की दवाइयाँ।
हम मलेरिया के अंदर, मलेरिया ट्रीटमेंट में, नॉट मैनेजमेंट बट ट्रीटमेंट में नंबर 1 कंपनी है कंट्री में। वाओ। और हमारा इस मामले में दुनिया में नाम है कि भाई हम WHO की अप्रूव्ड कंपनी है, WHO जेनेवा की, और हम उनको कई कंट्रीज को हम मलेरिया की दवाई सप्लाई करते हैं। आज की तारीख में हम पेन मैनेजमेंट भी नंबर 1 है। दर्द की दवाइयाँ, पेन के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी इप्का की काफ़ी मशहूर है। सो पेन और मलेरिया में हमारा नंबर 1 है इप्का का। अच्छा, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रोहित कुमार मौर्य का प्रश्न है, सर आज के टाइम में इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कितने हेल्पफुल हैं? इम्यूनिटी का जब सवाल आता है, पहले खाना आता है और बाद में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आते हैं। इसमें दवाइयाँ तो होती नहीं है। सो पहले राइट खान पान है, एक्सरसाइज है, और उसके बाद में सप्लीमेंट है। लीडर्स क्रिएशन का क्वेश्चन है सर, सिंस अदर कंपनीज आर वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट ओनली इन दिस एरा ऑफ मिसगाइडेंस, व्हाई यू आर वर्किंग फॉर नेशन, वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन? मैं तो काम अपने लिए करता हूं और प्योर कंपनी के लिए काम करता हूं। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं नेशनल के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, लकीली दवाइयाँ जो ऐसी बनती है वो नेशन में इसका काफ़ी बड़ा उपयोग है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं नेशन के लिए काम कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर, बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया। रविंद्र पांडे वाराणसी से हैं, इनका प्रश्न है, महोदय आप सफल बिजनेसमैन हैं, आप जो भी नए काम की शुरुआत करते हैं बहुत सर्च करके और जांच करके कदम उठाते हैं, तो ये बताएं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में होने के बावजूद आपने न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में क्या सोचकर कदम रखा? कृपया विजन शेयर करें। पहले भी बात हो गई, ये थोड़ा सा और प्रकाश डालिए सर। ये फ्यूचर का बिजनेस है, और जैसा मैंने बताया कि ये हेल्थ केयर के लिए एक बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, और इसीलिए हमने इसमें इंटरेस्ट लेने का मन बनाया। व्यूअर्स की तरफ से लास्ट प्रश्न दिनेश मिश्रा जी का है, सर जी कोरोना का इलाज है या जुगाड़ ही इसका बचाव है? आज की तारीख में तो जुगाड़ ही बचाव है, कल की मैं नहीं जानता। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें सर। बिल्कुल, ये तो अभी अपनी जीवन शैली बन जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसा बोल रहे हैं अभी तक कि ये कहीं जाने वाली नहीं है, और ये छूत की बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी है। हालांकि ऐसे ही खांसने से टीबी भी होती है, लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं हुई थी जितनी ये है। तो इसलिए ये हमारी लाइफ का एक अंग हो जाएगा कि हमेशा ये हम मास्क लगा के ही चलेंगे, और पर्टिकुलरली जहाँ भीड़ है, जहाँ पे हम अनजान आदमी से मिल रहे हैं, वहाँ पे सामने वाला भी मास्क यूज करे और आप भी मास्क यूज करें। तो दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल लास्ट पार्ट में है सर, और लास्ट पार्ट हमारा रहता है रैपिड फायर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो वो थोड़ा फास्ट आपने रिप्लाई करने हैं। मैं 2 चीजें आपसे पूछूंगा सर, उनमें से आपने एक चूज करना है जी। कोरोना से बचाने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देसी काढ़ा या हाइड्रोक्लोक्सिक HCQ? ये नाम बड़ा टिपिकल है सर, प्रोनाउंस करने में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कोरोना से बचाव के लिए? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, ये तो डॉक्टर ही बोल सकते हैं। मैं तो बोलूंगा बस आप बचाव रखें, दूरी बना के रखें। गोदा सर क्या इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा इस्तेमाल करते हैं या HCQ लेते हैं? नहीं, न मैं काढ़ा लेता हूँ, न मैं HCQ लेता हूँ। मेरी दिनचर्या जो पहले थी वही है, और मैं समझता हूँ कि ये सप्लीमेंट लेते रहें तो उससे हमारी जो शक्ति है वो बनी रहती है। दैट्स ग्रेट सर। आपका चूंकि मेडिसिन का इतना बड़ा काम है सर, तो 2 तरह से मार्केटिंग होती है। एक मार्केटिंग है मेडिसिन की, स्पेशली हम हेल्थ सप्लीमेंट की बातचीत करें तो वो एक तो मेडिकल स्टोर से और एक डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो आप किसे बेहतर मानते हैं? दोनों ही बेहतर हैं। दवाइयाँ
आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, इसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग में आदमी आपको कन्विंस करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और क्यों अच्छी है और क्यों आपको ये हेल्प करेगी। और जब आप जो खरीदने वाला पूर्ण संतुष्ट हो जाए तभी खरीदता है और वो उसको उपयोग करता है। जबकि दवाइयाँ हैं वो सिर्फ डॉक्टर संतुष्ट होता है, पेशेंट तो जब ठीक होता है तब संतुष्ट होता है। पहले डॉक्टर संतुष्ट होता है कि दवाई काम करती है या नहीं। तो दोनों का एक अलग रोल है। आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है सर, अजमेर या मुंबई? मुझे तो आज बम्बई पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा पसंद मेरा गांव है, अजमेर तो नहीं है। जुड़ाव है गांव से अब भी सर? अभी भी मैं साल में होली और दिवाली गांव में मनाता हूँ। अच्छा, वाह, वंडरफुल। परिवार के साथ में। मेरा बड़ा परिवार है, हम 6 भाइयों का परिवार है, 6 भाई और 3 बहनें। और हम दिवाली पे सब भाई, मतलब 3 पीढ़ियां मिलती हैं। अच्छा। 10 से 15 दिन तक हम साथ में रहते हैं। गांव में wonderful। किराया का तंबू लगाया जाता है, किराए के बिस्तर आते हैं, किराए के बर्तन आते हैं, और बिल्कुल हम 60-70 जने हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। अंकल का परिवार भी आ जाता है। सो ये हमारा रूटीन है। और आज भी मेरा जो सबसे ज्यादा प्यार है वो मेरे गांव से है। That's great। So, रूट्स को नहीं छोड़ा आपने? हाँ बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि अभी भी जब श्रीमती जी से बात करता हूँ, भाई अगर अपना अंतिम समय वहीं बीते तो अच्छा है, बाकी भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ग्रेट सर। आपको आयुर्वेदिक ज्यादा पसंद है या एलोपैथी सर? जानकारी आयुर्वेदिक की भी है, लेकिन मैं पसंद तो एलोपैथी करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए, और ये इंटरव्यू हमारा एक्चुअली बहुत लंबा हो गया क्योंकि आपके जो फैन हैं और इतना कुछ आपसे लोग सीखना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। और आज का ये इंटरव्यू सर हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा। आज से हम लोग उद्योगपतियों को बुलाना का शुरुआत करेंगे, और आपने शुरुआत की है। हम आपके बहुत आभारी हैं सर इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब आप पब्लिकली उतना जाते नहीं है, उतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। किसी न्यूज चैनल पे हमने आपको नहीं देखा, सीएनबीसी और जी बिजनेस पे नहीं देखा, लेकिन आप एक चैनल जो है तो बहुत छोटा लेकिन लोग उसे बहुत बड़ा मानते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स, उस पे आए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात सर, आपके आने के लिए, इतने व्यस्तम समय में से समय निकालने के लिए, जब आपको यूएस वाले भी फॉलो कर रहे हैं, पीएमओ भी फॉलो कर रहा है, उस दौरान आपने हमारे लिए समय निकाला, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूंगा कि जो चैनल आप चला रहे हैं, उस चैनल को देख करके जो यंग लोगों को मोटिवेशन मिलता है, या जिन हस्तियों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो यंग लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और जैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि एक ऐसा व्यापार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक देश में नहीं, एक राज्य में नहीं, सारी दुनिया में किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो हार्ड वर्क करके इस पेड़ को लगाता है, वो उसका फल वो नहीं, उसकी पीढ़ियां ले सकती है। और उसमें माइनस तो कुछ है ही नहीं, प्लस ही प्लस है। ये एक अलग तरह का व्यापार है जिसमें माइनस कभी भी कुछ नहीं होता है, जो भी होता है प्लस ही है। सो आप जो यंग लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने जो ये चैनल चला रखा है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके हर एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए चैनल चलाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे श्री पीसी गोदा साहब, इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा नाम। और हम सब के बीच में आ जाए, हमारे लिए आज एक बड़ा दिन था। इसी प्रकार आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।